स्टूडेंट्स, आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने बात कर ली थी भाई डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस क्या होती है देखते हैं। डी कार्बोक्सिलेशन, तो डी कार्बोक्सिलेशन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं भैया? विकार्बोक्सिलीकरण। विकार्बोक्सिलीकरण, ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। डी कार्बोक्सिलेशन को क्या बोलते हैं भाई? विकार्बोक्सिलीकरण हम बोलते हैं, ठीक है। और क्या मतलब होता है इसका? तो CO2 का बाहर निकलना, ठीक है ना। CO2 अगर कहीं किसी रिएक्शन में CO2 इवॉल्व होती है, CO2 गैस बाहर निकलती है, तो इसी प्रोसेसर को हम क्या बोलते हैं? डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। कैसे करवाना है आपको डी कार्बोक्सिलेशन? तो भाई RCOOH, अपने पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को आपको NaOH और साथ में CaO के साथ क्या करना होता है? हीट करना होता है। इसको NaOH और CaO के साथ हीट करना होता है। तो तरीका क्या बताया था? यहाँ से कुछ ऐसे करके CO2 बाहर हो जाएगा और RH हाइड्रोकार्बन बनेगा और CO2 गैस क्या हो गई? बाहर हो गई। रिएक्शन की मैकेनिज्म लास्ट क्लास में बता दी है। रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे आएगा तो इसकी भी बात हमने लास्ट क्लास में कर दी थी। कुछ एक पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे क्वेश्चंस के बारे में, कि भाई जैसे आपको एक तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से 3-4 कार्बोक्सिलिक एसिड देगा, फिर पूछेगा कि भाई किसका डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा, किसका विकार्बोक्सिलीकरण आसानी से होगा और किसका आसानी से नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना? कार्ब एनायन बनाना था। और भाई कार्ब एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, हमारा जो कार्ब एनायन है ना, जितना ज़्यादा स्थायी होगा, हम बोलेंगे विकार्बोक्सिलीकरण उतनी ही आसानी से होगा, क्योंकि इस रिएक्शन में मध्यवर्ती क्या बनता है भाई? कार्ब एनायन मध्यवर्ती बनता है, ठीक है। तो यहाँ इसकी जगह हम ये भी काम में ले सकते हैं भाई RCONA, आपको ये भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो भी आपको एक ही काम करवाना है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई दिए थे, ठीक है ना। अब देखना ज़रा, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है जो आपको पूछेगा, ठीक है ना। आपको ये पूछेगा कि भाई एक कंपाउंड है A, ठीक है, और इसको आपने NaOH और साथ में CaO के साथ क्या कर दिया? हीट कर दिया। या यहाँ पर जो है वो आपको जैसे लिख के दे दिया एक ही जगह कि A कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है। A क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड को आपने NaOH प्लस CaO के साथ हीट कर दिया, तो कंपाउंड जो बना वो आपको दे दिया भाई ये वाला कंपाउंड, ठीक है, कि ये कंपाउंड बना। जब हीट किया ये एल्केन बनी। और आपको पूछ लिया कि कुल संभव कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या, क्या होगी, ठीक है ना, क्या होगी। आपको ये पूछ लिया कि भाई कुल संभव कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या क्या होगी, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड पॉसिबल है, कितने कार्बोक्सिलिक एसिड संभव है, ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया, ठीक है। तो अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे तो आपको कैसे सोचना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको क्या करना है ये आपको बता देते हैं भाई। इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे एक तो कुल संभव कार्बोक्सिलिक अम्लों की संख्या, अब ब्रैकेट में आपको 2 चीज़ें लिखी हुई मिल सकती है। पहली चीज़ तो ये कि भाई त्रिविम समावयवियों को शामिल करते हुए, ठीक है, आपको उत्तर पूछ लेगा भाई त्रिविम समावयवियों को शामिल करते हुए आंसर बताओ। सेकंड आपको पूछ सकता है कि भाई त्रिविम समावयवियों को छोड़कर आंसर बताओ। दोनों मैं आपको बता देता हूँ, देखना जरा भाई। देखो क्या हुआ होगा, मैंने आपको ये बताया है कि ये वाला जो है विकार्बोक्सिलीकरण का काम करता है और इससे एक कार्बन कम हो जाता है, एक कार्बन कम का एल्केन बनता है, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट दे रखा है ना, कैसे सोचना है कि भाई प्रोडक्ट क्या है अपना? ये वाला प्रोडक्ट है, इसमें जितने भी कार्बन है, ठीक, जितने भी कार्बन है सब पर आपको COOH ग्रुप लगा देना है ना, एक एक करके। जैसे अगर मैं यहाँ पर COOH, आपको यूँ सोचना है कि यहाँ पर COOH ग्रुप लगा दूँ, तो यहाँ जैसे ही COOH ग्रुप लगाऊंगा, अब सोचो कि अगर इस कंपाउंड को मैं अगर NaOH या NaOH प्लस CaO के साथ
हीट करूंगा तो CO2 क्या हो जाएगी बाहर, CO2 बाहर होगी तो ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो इसने बोल रखा है वो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसका मतलब एक कार्बोक्सिलिक एसिड ये संभव है। ठीक, फिर भाई ऐसे ही दूसरे वाले कार्बन पर COOH लगा दो, एक तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एक ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई इसको हीट करूंगा तो भी यहाँ से CO2 क्या हो जाएगी बाहर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, जो प्रोडक्ट इसने दे रखा है वो बन जाएगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये संभव हो गया। भाई मैं एक काम कर सकता हूँ, यहाँ COOH ग्रुप लगा दूँ, अगर यहाँ लगाऊंगा तो भी यही होगा कि भाई ये CO2 यहाँ से क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी, और CO2 बाहर निकली तो भाई ये वाला अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब CO2 बाहर निकलते ही हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाली एल्केन बन जाएगी। ये भी संभव हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई यहाँ पर COOH ग्रुप जोड़ दूँ, यहाँ COOH ग्रुप जोड़ूंगा तो भी भाई CO2 यहाँ से निकल जाएगी, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ इस कार्बन पर जुड़ जाएगा, और जैसे इस कार्बन पर जुड़ा तो ये वाला बन जाएगा। अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर जोड़ दो तो यहाँ जोड़ दो, चाहे यहाँ जोड़ दो, कंपाउंड एक ही बात है। IUPAC नाम कैसे आएगा, समान आएगा, इसलिए वो एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड काउंट होगा। तो इन दोनों में से किसी एक कार्बन पर जोड़ने हैं। तो ध्यान से देखना जरा, कितने तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए भाई, ये 4 अलग अलग तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। इन सब का चारों का नाम क्या है, अलग अलग है। बाकी किसी कार्बन पर जैसे यहाँ जोड़ते हो तो वो रिपीट हो जाएगा, है ना। तो 4 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिनसे ये वाली एल्केन बन सकती है, यानी अगर इनमें से किसी को भी आप सोडा लाइम के साथ हीट करोगे यही एल्केन मिलेगी। क्लियर है बात। अब इसमें बोल रखा त्रिविम समावयवियों को शामिल करते हुए, ये सारे के सारे जो है वो संरचनात्मक समावयवी है। कोई जो है वो चेन आइसोमर्स हो सकते हैं, सारे ज़्यादातर जो है वो चेन आइसोमर ही है। इनमें देखो जरा, इसमें कितने या तो पोजिशनल होंगे या चेन होंगे, ठीक है ना। तो देखो जरा, ये सारे के सारे संरचनात्मक समावयवी है। त्रिविम समावयवी कौन से होते हैं भाई, डी और एल त्रिविम समावयवी हो गए, सिस ट्रांस त्रिविम समावयवी हो गए। अब त्रिविम समावयवी चेक करने के लिए आप चेक करो इनमें से किसमें किरेल कार्बन है। जिसमें किरेल कार्बन होगा उसके 2 रूप बनेंगे, एक तो डी, दूसरा उसका मिरर इमेज एल, 2 रूप बनेंगे। तो भाई ध्यान से देखो जरा, इसमें किरेल कार्बन है क्या, कोई एक ऐसा कार्बन सिलेक्ट करो जिस पर चारों समूह अलग अलग हो, है क्या कोई कार्बन, ना भाई कोई कार्बन इसमें ऐसा नहीं है जिसके चारों समूह अलग अलग हो, तो इसमें किरेल कार्बन नहीं है। भाई इसमें ये वाला कार्बन किरेल कार्बन है, तो किरेल कार्बन आ गया। याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि एक किरेल कार्बन वाले यौगिक हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। एक किरेल कार्बन, ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल एक किरेल कार्बन होता है, केवल एक किरेल कार्बन होता है, वो हमेशा प्रकाशिक सक्रिय होते हैं। तो ये वाला प्रकाशिक सक्रिय होगा, 2 रूप बनेंगे, एक तो खुद हो गया डी, एक इसका हो गया भाई मिरर इमेज जुड़वा भाई एल। ठीक, फिर चेक करो इसमें है क्या किरेल कार्बन, ना भाई इसमें किरेल कार्बन नहीं है, ये वाला कार्बन किरेल नहीं हो सकता क्योंकि 2 CH3 है। इसमें है क्या किरेल कार्बन, बिल्कुल भाई इसमें किरेल कार्बन है। देखो जरा, ये वाला कार्बन किरेल है, कैसे, इस पर एक तो CH3 जुड़ा है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक ये वाला समूह जुड़ा है, एक इथाइल जुड़ा है, चारों अलग अलग हो गए। तो इसके भी 2 फॉर्म बनेंगे, एक तो खुद हो गया डी, दूसरा इसका मिरर इमेज, इसका जुड़वा भाई एल। ठीक है, तो अब देखना जरा टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो त्रिविम समावयवियों को शामिल करते हुए आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा 6। त्रिविम समावयवी को शामिल करते हुए 6 कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जिनसे ये वाली एल्केन प्राप्त हो सकती है। और अगर आपको बोल दे त्रिविम समावयवियों को छोड़कर, तो इसका मतलब यह है यहाँ आपको डी और एल को चेक नहीं करना है। आपको जो है त्रिविम समावयवी को छोड़कर पूछे, इसका मतलब ये चेक नहीं करना है कि कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो त्रिविम समावयवी को छोड़कर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 और ये 4। तो त्रिविम समावयवी को छोड़कर अगर पूछे तो आंसर क्या जाएगा, 4। त्रिविम समावयवी को शामिल करते हुए पूछे तो आंसर क्या जाएगा, 6। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो भाई ऐसे आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बिल्कुल आपको ये काम करना है, ठीक है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो भाई ये अपने पास द्विकार्बोक्सिलीकरण का एक फॉर्मेट हो गया, इसमें 2-4 पॉइंट हमें और डिस्कस करने, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसको मिटा रहा हूँ भैया। अब देखो अगला जो द्विकार्बोक्सिलीकरण में जो पॉइंट बताने जा रहा हूँ, हालांकि उससे एल्केन नहीं बनेगी, लेकिन क्योंकि हम द्विकार्बोक्सिलीकरण की रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो भाई द्विकार्बोक्सिलीकरण से रिलेटेड ही वो पॉइंट है, देखना। देखो भाई
जो अपने पास पॉइंट है वो ये है कि कुछ कार्बोक्सिलिक अम्ल केवल गर्म करने पर ही CO2 गैस देते हैं। भाई ये पॉइंट है कि कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे होते हैं जिनको केवल गर्म करना होता है, केवल हीट करना होता है, कोई सोडा लाइम की आवश्यकता नहीं होती, तो उनको केवल गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर ही वो CO2 गैस रिलीज कर देते हैं। और इनमें सबसे पहला एग्जाम्पल अपने पास है भाई, जिसको हम बोलेंगे बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पहले टाइप के अपने पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं जिनको केवल हम क्या करते हैं, केवल गर्म करते हैं, तो केवल गर्म करने पर ही ये CO2 दे देते हैं। एग्जाम्पल देखो जरा, किनको बोलते हैं बीटा कीटो एसिड, यानी बीटा कार्बन जो होता है ना, वहाँ पर कीटो ग्रुप होना चाहिए, बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप होना चाहिए। अल्फा कार्बन कौन सा होता है, मुख्य क्रियात्मक समूह से डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा, नेगेटिव चार्ज कार्बन फ्री रेडिकल से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ अल्फा, ये सारे अल्फा कार्बन हो सकते हैं। मुख्य क्रियात्मक समूह कौन सा है, COOH मुख्य क्रियात्मक समूह है, इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, और अल्फा के बाजू में बीटा, ये वाला बीटा। तो बीटा कार्बन पर अगर कीटो समूह उपस्थित है, CO समूह उपस्थित है, तो इसको बोलेंगे बीटा कीटो एसिड। यहाँ पर इधर कुछ भी हो सकता है भाई, CH2R, या अगर यहाँ पर मैं R भी लगा दूँ तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो बीटा कार्बन पर अगर कीटो एसिड है, बीटा कार्बन पर कीटो है, तो भाई इस तरीके के जो एसिड होते हैं इनका भी कार्बोक्सिलीकरण करवाना है, तो भाई आपको केवल इसको गर्म करना पड़ेगा, किसी प्रकार के सोडा लाइम की आवश्यकता नहीं होगी। तो केवल गर्म कर देंगे तो यहाँ से क्या हो गया भाई, कुछ इस तरह CO2 बाहर निकल जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो यहाँ आके जुड़ जाएगा, क्या बनेगा RCO, और ये CH3, और ये CO2 गैस क्या हो गई, फुर हो गई, यहाँ से निकल गई बाहर, ठीक है। तो भाई इस तरीके से केवल बीटा कीटो एसिड को केवल गर्म कर देते हैं ना, तो ही CO2 बाहर निकल जाती है। रीज़न इसका अभी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना, आपको केवल ये याद रखना है डायरेक्टली। दूसरा जो एग्जाम्पल है इसका, दूसरे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो है भाई बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी के जैसा है कार्बोक्सिलिक एसिड। भाई बीटा इमिनो कार्बोक्सिलिक एसिड, इनको भी केवल अपन क्या कर देते हैं, केवल हीट कर देते हैं, केवल गर्म कर देते हैं, तो CO2 गैस निकल जाती है। अब भाई दो ग्रुप है, एक तो होता है भाई एमिनो, एक होता है भाई इमिनो, कमिनो नहीं, एमिनो और इमिनो, है ना। तो दो ग्रुप होते हैं, एमिनो बोलते हैं NH2 ग्रुप को, इमिनो बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, और डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन जब आ जाए इसको तो एमीन बोलते हैं, NH2 को एमिनो, और इसको बोलते हैं इमिनो। तो बीटा कार्बन पर इस बार इसकी जगह क्या होगा, ये वाला ग्रुप होगा, यानी इस तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड जो होंगे RNH, और ये CH2, और ये COOH, ये अपना मुख्य क्रियात्मक समूह, इससे जुड़ा हुआ अल्फा, और ये बीटा कार्बन पर कौन सा ग्रुप है भाई, इमिनो ग्रुप है। तो बिल्कुल ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्लों को भी अगर मैं डायरेक्टली क्या कर दूं, डायरेक्टली मैं हीट कर दूं, यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, CO2 गैस बाहर हो जाएगी, और CO2 गैस बाहर होगी तो RCNH, और ये CH3, और ये साथ में CO2 गैस बाहर। क्लियर है। तो भाई ये दो तरह के कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। तीसरे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनको हम बोलते हैं भाई जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तीसरे तरीके के कार्बोक्सिलिक एसिड है जिनको क्या बोलेंगे, जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई इनको भी हम क्या कर देते, अच्छा एक तो वर्ड होता है जेम, एक होता है विसिनल। जेम का मतलब एक ही कार्बन पर दो समूह जोड़ने हैं, दो समान समूह जोड़ने हैं। तो जैसे जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँ ना, तो एक ही कार्बन पर आपको दो COH समूह जोड़ने हैं। और अगर विसिनल डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोलूँ तो इसका मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पर दो COOH ग्रुप जोड़ने हैं। जैसे मैं जेम डाई हैलाइड बोलूँ तो एक ही कार्बन पर दो हेलोजन जोड़ने हैं। विसिनल डाई हैलाइड बोलूँ तो आजू बाजू वाले कार्बन पर दो हेलोजन जोड़ने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखना जरा कि जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो RCH2, और ये CH, COOH, और ये COO
H। भाई देखो जरा, एक ही कार्बन पर दो COOH ग्रुप है, चाहे ये जरूरी नहीं है कि भाई टर्मिनल कार्बन पर जुड़े हो, यहाँ इस कार्बन पर जुड़े हो सकते हो और किसी कार्बन पर जुड़े हो सकते हैं। जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को भी अगर मैं क्या कर दूंगा भाई, डायरेक्टली हीट कर दूंगा तो किसी एक COOH समूह में से CO2 बाहर निकल जाएगी, दोनों में से एक साथ नहीं, किसी भी एक समूह से CO2 बाहर निकल जाएगी। तो एक समूह से CO2 बाहर हो गई, जितनी प्रायिकता इससे CO2 बाहर निकलने की है उतनी ही प्रायिकता यहाँ से CO2 बाहर निकलने की है। यानी ये भी 50% हो सकता है कि भाई 50% प्रायिकता है यहाँ से CO2 निकले, 50% प्रायिकता यहाँ से CO2 निकलने की है। CO2 निकल गई, पीछे क्या बचा, RCH2 और यहाँ पर H, ये H और ये CH क्या बन जाएगा, CH2 और एक COOH जो है वो क्या रह जाएगा, एज इट इज रह जाएगा। भाई ये तीन तरीके के कार्बोक्सिलिक अम्ल अपने पास हैं जिनको केवल आपको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा और केवल गर्म करने मात्र से ही ये CO2 गैस उत्सर्जित कर देंगे, किसी प्रकार के कोई सोडा लाइम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है बात। अब देखना जरा क्वेश्चन कैसे आता है, उसकी बात भी कर लेते हैं। देखो ना, देखते क्यों नहीं, देखो हाँ भाई देखते हैं, देखना जरा। भाई दो तीन एग्जाम्पल हैं, इनको चेक करना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना। चेक करते हैं भाई इनमें क्या प्रोडक्ट बन सकता है। ठीक है ना, तो सारे के सारे जो है वो देखना ध्यान से। भाई केवल गर्म कर रहा हूँ, है ना। ये देखना ज़रा, ये वाला कार्बन अल्फ़ा, ये बीटा, ये बीटा। क्या ये वाला COOH समूह जो है इसके सापेक्ष बीटा कार्बन पर कीटो ग्रुप है क्या, नहीं है। इसका मतलब इसको गर्म करूँगा तो ये वाला COOH जो है यहाँ से CO2 नहीं निकलेगी। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं भाई, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा। भाई इस COOH के सापेक्ष जो है अल्फ़ा कार्बन के सापेक्ष यहाँ पर कीटो ग्रुप है बीटा पर, इस COOH के सापेक्ष भी बीटा कार्बन पर COOH है। यानी अगर इनको गर्म करूँगा तो यहाँ से CO2 बाहर होगी, यहाँ से भी होगी तो यहाँ से भी CO2 बाहर। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। अपने पास जो प्रोडक्ट बनेगा फाइनली, नीचे वाला COOH एज इट इज़ रहेगा, ऊपर वाला CO एज इट इज़ रहेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। यहाँ चेक करते हैं भाई, देखो इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, तीनों कार्बन पर दो दो COOH है। एक ही कार्बन पर दो COOH समूह आते हैं तो ऐसे जो कंपाउंड होते हैं उनको बोलते हैं जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये वाला जो है एक जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये भी जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को अब गर्म करते हैं अपन, तो भाई दोनों में से एक CO2 बाहर निकल जाती है ना। दोनों में से एक CO2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। इन दोनों में से एक CO2 कोई भी निकाल दो, इन दोनों में से एक CO2 बाहर निकल जाएगा, इन दोनों में से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और इसका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। एक एक अपने पास बाकी रह जाएगा।
पहले अपने पास ये बनेगा, ये COOH, ये COOH और ये COOH। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि भाई देखो ज़रा, ये वापस से ये वाला कंपाउंड ही बन गया है, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा, है ना। ये वाला बीटा कार्बन है दोनों के सापेक्ष। तो भाई अब ये क्योंकि रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, हीट कर रहे हो लगातार, तो रिएक्शन आगे चली जाएगी। अब इसके सापेक्ष तो बीटा पर कीटो है नहीं, इन दोनों के सापेक्ष बीटा पर कीटो है, तो यहाँ से CO2 और यहाँ से CO2, दो और CO2 के मॉलिक्यूल बाहर। तो ये अपने पास फाइनल प्रोडक्ट ये ही बनेगा। दोनों में जो उत्पाद है वो कैसा है? समान है। यहाँ चेक करते हैं भाई, ये वाला अल्फ़ा, ये वाला बीटा कीटो एसिड को गर्म करोगे तो CO2 बाहर, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात? भाई यहाँ चेक करना ज़रा कि यहाँ ये वाला कार्बन देखना, इस कार्बन पर 2 COOH ग्रुप है, ये वाला कार्बन 2 COOH है, तो ये जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। जब गर्म करेंगे ना, तो गर्म करेंगे तो एक COOH बाहर निकल जाएगा। ध्यान से देखना, CH3, ये वाला COOH एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला तो जेम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है नहीं, यहाँ पर तो एक ही है, और इसके सापेक्ष बीटा कार्बन पर कोई कीटो भी नहीं है। जैसे ये अल्फा, ये बीटा पर कीटो होना चाहिए था, नहीं है। ये बीटा पर कीटो होना चाहिए था, नहीं है। तो इस COOH समूह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। तो जैसे एक बार यहाँ से CO2 बाहर निकल गई तो यहाँ H आ जाएगा, ये COOH, ये H, ये COOH एज इट इज, और ये CH3, ये बनेगा, है ना। और फिर भाई मैंने कहा जितनी पॉसिबिलिटी 50% चांसेस इसके हैं बाहर निकल के, 50% इसके हैं, तो एक तो ये बन सकता है, एक भाई ये भी प्रोडक्ट बन सकता है कि CH3, अगर इधर वाले से CO2 बाहर निकले तो यहाँ H, यहाँ COOH, ये COOH एज इट इज, यहाँ H और ये CH3, मतलब ये दोनों बनेंगे, ये भी बनेगा और ये भी बनेगा। और इन दोनों में रिश्ता क्या है, दोनों का रिलेशन क्या है? तो भाई देखना ज़रा, दोनों का रिलेशन जो है वो कैसा है भाई? ये डाइस्टीरियोमर्स है, डाइस्टीरियोमर्स विवरिम समावेवी है। तो विवरिम समावेवियों का एक युग्म प्राप्त होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों के बीच में यहाँ पर मिरर लगाता हूँ तो दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावेवी नहीं है, दोनों मिरर इमेज नहीं है ना, दर्पण प्रतिबिंब नहीं है, तो भाई ये एनेंशियोमर्स नहीं हो सकते, ये क्या होंगे? डाइस्टीरियोमर्स होंगे। तो यहाँ डाइस्टीरियोमेरिक पेयर मिलेगा। क्लियर है बात? अब देखो जरा, अगर इस कंपाउंड को आप आगे हीट करोगे और हीट करोगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर इस कंपाउंड को मैं NaOH प्लस CaO के साथ हीट कर दूं, तो इसका तो काम ही क्या होता है? CO2 का निकालना। तो अब ये जो है यहाँ से भी CO2 क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी, और फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई? फाइनल प्रोडक्ट ये वाला बनेगा। तो अगर आप, जैसे इसमें भी बिल्कुल यही है, अगर इसको भी आप NaOH या CaO के साथ, NaOH प्लस CaO के साथ हीट कर दो, यहाँ से भी CO2 निकल जाएगी और यहाँ से भी CO2 बाहर निकल जाएगी। यानी NaOH प्लस CaO देख लो तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को विकार्बोक्सिलीकरण इसका करके ही छोड़ेंगे, ठीक है ना। जितने भी कंपाउंड में COOH ग्रुप है, सबका क्या कर देंगे भाई? सबसे CO2 बाहर निकाल देगा। कौन? NaOH प्लस CaO। और भाई कुछ केस ऐसे हैं जहां पर इनकी जरूरत नहीं पड़ती, केवल गर्म करने से ही CO2 गैस बाहर हो जाती है। तो सारे केस हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपने ये चीज़ अच्छे से समझी होगी। तो ये भाई अपने पास एल्केन बनाने की अगली विधि थी, मतलब विकार्बोक्सिलीकरण की विधि है। लास्ट अपने पास एल्केन बनाने की लास्ट जो मेथड है, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। एल्केन का लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखना ज़रा। हाँ भाई देखें, लास्ट रिएक्शन है जिसको अपन बोलते हैं कोरे हाउस सिंथेसिस, हिंदी में बोलते हैं कोरे हाउस संश्लेषण, ठीक है। कोरे हाउस संश्लेषण ये अपनी रिएक्शन का नाम है, ठीक है। क्या होता है भाई? देखना ज़रा, एक अपने पास अभिकर्मक होता है जिसको बोलते हैं गिलमान अभिकर्मक, गिलमान अभिकर्मक। लास्ट रिएक्शन तो नहीं बोलेंगे क्योंकि एक दो रिएक्शंस इसके बाद में हमें और पढ़नी है, ठीक है ना, उनकी भी बात हम करेंगे।
गिलमान अभिक्रमक, ठीक है। गिलमान अभिक्रमक क्या होता है भाई? R2CuLi, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, इसको गिलमान अभिक्रमक बोलते हैं। एक होता है भाई ग्रिन्यार अभिक्रमक, है ना, हिंदी में बोलते हैं ग्रिन्यार अभिक्रमक, और इंग्लिश में इसी का प्रोनाउंसिएशन होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिन्यार अभिक्रमक ये होता है भाई RMgX। एक और होता है फ्रैंकलैंड अभिक्रमक, ठीक है ना, R2Zn। तो उसकी बात मैं अभी नहीं करूँगा, आपको जो है वो गिलमान अभिक्रमक की बात करेंगे, इसकी बात हम अगली रिएक्शन में करेंगे। तो गिलमान अभिक्रमक क्या होता है? R2CuLi। ये एक कार्ब धात्विक यौगिक है, कार्ब धात्विक यौगिक, बहुत ही ध्यान से देखना, कार्ब धात्विक यौगिक। अब कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं? ये भी एक कार्ब धात्विक यौगिक है। ग्रिन्यार अभिक्रमक भी कार्ब धात्विक है, गिलमान अभिक्रमक भी कार्ब धात्विक यौगिक है। कार्ब धात्विक यौगिक क्या होते हैं भाई? तो ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु सीधे धातु परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, तो भाई जिनमें कार्बन जो है ना, R का मतलब क्या है? एल्काइल समूह, R का मतलब जैसे CH3 है, C2H5 है, ये R कुछ भी हो सकता है। तो कार्बन डायरेक्टली धातु से जुड़ा हो तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कार्ब धातु। यहाँ पर भी R यानी कार्बन डायरेक्टली धातु, मैग्नीशियम धातु है तो इसके साथ जुड़ा है, तो कार्ब धात्विक यौगिक, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन डायरेक्टली धातु से जुड़ा हो उनको कार्ब धात्विक यौगिक बोलते हैं। और भाई मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि कार्ब धात्विक यौगिकों में R जनरली एल्काइल ग्रुप जो है वो +I प्रभाव प्रदर्शित करता है, लेकिन इन यौगिकों में इसका प्रभाव कैसा होता है? -I। तो इस पर चार्ज माइनस आता है, धातु पर पॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करता है। यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो R है ना, R2CuLi, यहाँ पर भी एल्काइल ग्रुप पर माइनस और कॉपर पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बस ये चीज़ समझ लो, ठीक है ना। एल्काइल पर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और कॉपर पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो कोरे हाउस संश्लेषण क्या होता है कि भाई R2CuLi इस गिलमान अभिक्रमक की रिएक्शन आपको करवानी होती है RX, यानी कि एल्काइल हैलाइड के साथ, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवानी होती है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ये R, इसको R' कर देता हूँ, है ना, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। भाई इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि हैलोजन की विद्युतरणता ज़्यादा है, ज़्यादा विद्युतरणी पर नेगेटिव चार्ज, कम विद्युतरणी ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव। कार्ब धात्विक यौगिक है तो यहाँ धातु पर पॉजिटिव, R पर नेगेटिव। आपको सिंपल सा काम ये करना है, कि यहाँ से R नेगेटिव है, यहाँ से नेगेटिव वाला R लेना है, यहाँ से पॉजिटिव वाला R लेना है, दोनों को जोड़ना है, तो अपने पास बनेगा भाई R', यानी कि एक तरीके से हाइड्रोकार्बन, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन बेसिकली, क्योंकि हम एल्केन पढ़ रहे हैं तो मैं अभी एल्केन बनाना इससे बताऊंगा, ठीक है। साथ में क्या बनता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। साथ में क्या बनता है क्या नहीं बनता है, साइड प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको हम कभी भी उसको हम कभी भी चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगी, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो भाई ये रिएक्शन है, क्या बना? हाइड्रोकार्बन बना। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, देखना ज़रा, कि जैसे R की जगह मैंने काम में ले लिया भाई CH3 2 और ये CuLi, ठीक है, ये गिलमान अभिक्रमक हो गया। RX की जगह मैंने काम में ले लिया भाई CH3 2 और ये Cl, ये हो गया। प्रोडक्ट क्या बनेगा ये चेक करना है। यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, यहाँ पर इस पर पॉजिटिव धातु है, धातु पर हमेशा धनावेश, इस पर नेगेटिव। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? यहाँ से CH3 माइनस मिलेगा, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ दो तो CH3 CH2 और ये CH3 क्या बना भाई? एल्केन बना, एक तरीके से प्रोपेन बन रहा है। याद करो, एक रिएक्शन मैंने आपको बताई थी वुड्स रिएक्शन, और वुड्स रिएक्शन में मैंने आपको कहा था कि वुड्स रिएक्शन से हम असम्मित एल्केन नहीं बनाते हैं, असम्मित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त नहीं होती है, सम्मित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे हम असम्मित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त करते हैं। ये एक असम्मित एल्कीन है ना, तो असम्मित एल्केन है।
असमित एल्केनों की अच्छी लब्धि प्राप्त करने के लिए ये रिएक्शन को काम में लेते हैं। क्लियर है बात? अब भाई यहाँ पर एक चीज़ जो है वो, तो ये तो हो गई भाई अपने पास कोरे-हाउस संश्लेषण, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना, मिटा रहा हूँ। हाँ भाई, देखिए ज़रा क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन को समझने से पहले एक टॉपिक है गिलमान अभिक्रमक का निर्माण, कि भाई गिलमान अभिक्रमक कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो गिलमान अभिक्रमक बनाने के लिए क्या करते हैं भाई, RX की रिएक्शन सबसे पहले लिथियम के साथ करवाते हैं। RX की रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं? लिथियम के साथ करवाते हैं। 2 लिथियम काम में आता है, RLi एल्काइल लिथियम, और साथ में LiX क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। फिर क्या करते हैं, जो RLi बना है इसकी रिएक्शन करवाते हैं CuI के साथ, कॉपर आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। 2 मॉलिक्यूल इसके काम में आते हैं, तो बनता है R2CuLi, और साथ में Li जो है वो बाहर हो जाता है, लिथियम आयोडाइड बाहर हो जाता है। ये रिएक्शन होती है गिलमान अभिक्रमक बनाने के 2 स्टेप होते हैं। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये समझ लो। क्वेश्चन भाई आपको ऐसे देगा, जैसे CH3, या यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3 CH2Br, ठीक है, ये लिख के दे दिया। सबसे पहले रिएक्शन आपको करवानी है लिथियम के साथ, सेकंड स्टेप पे रिएक्शन करवानी है CuI के साथ, थर्ड स्टेप में इसकी रिएक्शन आपको करवानी है भाई इस कंपाउंड के साथ, ये लो, ठीक है। और आपको पूछ लिया कि भाई उत्पाद क्या होगा, उत्पाद जो है वो क्या होगा। बिल्कुल ऐसा रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन आपको लिख के देगा। आपको नहीं बताएगा कि रिएक्शन कौन सी है, आपको नहीं बताएगा कि रिएक्शन कोरे-हाउस संश्लेषण की रिएक्शन है। तो ध्यान से देखना ज़रा, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई देखो ज़रा, सबसे पहले CH3 CH2Br, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, लिथियम के साथ करवानी है। पहले नंबर पे लिथियम की, RX की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाओगे, है ना। 2 लिथियम काम में आएंगे, 2 लिथियम काम में आए, क्या बना भाई, एल्काइल लिथियम, यानी CH3 CH2 और Li, और साथ में LiBr क्या हो गया, बाहर। ये पहली रिएक्शन हो गई। फिर यहाँ से जो मिला उसकी रिएक्शन CuI के साथ करवाओ, यानी यहाँ से जो मिला है ना CH3 CH2 और क्या मिला Li, इसकी रिएक्शन करवाओ CuI के साथ। 2 मॉलिक्यूल काम में आएंगे, क्या बनेगा, CH3 CH2 ट्वाइस और CuLi, और साथ में Li, ये क्या हो गया, बाहर। ये क्या हो गया भाई, गिलमान अभिक्रमक हो गया। और यहाँ से जो मिला, यानी ये रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। यहाँ से जो मिला CH3 CH2 और ये ट्वाइस CuLi, इसकी रिएक्शन आपको इस कंपाउंड के साथ करवानी है, करवाते हैं। ये Br पर नेगेटिव, इस कार्बन पर पॉजिटिव, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, कॉपर पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, यानी यहाँ से मिलेगा CH3 CH2 नेगेटिव, ये मिलेगा। और इसको कहाँ जोड़ोगे भाई, इस कार्बन पर जोड़ दोगे, इस कार्बन पर जोड़ूंगा, Br को हटा दो तो पीछे CH2 CH3, ये अपना क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आपको सोचना है, ठीक है। एक शॉर्ट मेथड और बता देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आए तब आपको क्या करना है। देखो सिंपल सा काम है, ये पता है गिलमान रिएक्शन है, तो यहाँ जो एल्काइल हैलाइड दिया है, यहाँ जो एल्काइल हैलाइड दिया है, डायरेक्टली इसको क्या कर दो, ऐसे इनको हटाओ और इसको डायरेक्टली यहाँ जोड़ दो, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट मेथड करने का ये तरीका है। बाकी जो है वो आप समझना चाहते हो तो भाई ये मेथड भी आप अपना सकते हो। जैसे मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। इसको तो मिटा रहा हूँ। चेक करें भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, है ना, सिंपल सा काम है।
ठीक है भाई, देखो सिंपल सा काम, आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कर सकते हो। सीधा तरीका क्या है, इस Br को और इस Br को यहाँ से हटाओ और इस वाले कार्बन को, ये जो कार्बन दिख रहा है ना, इस कार्बन को यहाँ पर लाके जोड़ दो। तो देखना जरा, ये था, इस कार्बन पर ये वाला कार्बन जोड़ना है, ये वाला कार्बन है, ये लो जी, ये प्रोडक्ट बनेगा। दोनों कार्बन को आपस में जोड़ दिया, ये प्रोडक्ट बनेगा। आप चाहो तो स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। यहाँ चेक करते हैं, इस क्लोरीन को हटाओ, ये दे रखा है, यानी इस कार्बन पर ये वाला कार्बन जोड़ना है, ये वाला कार्बन जोड़ना है। तो भाई डिज़ाइन कैसी भी हो सकती है, आपको हो सकता है जो डिज़ाइन में बना रहा हूँ ये ऑप्शन में ना मिले। इन दोनों कार्बन को जोड़ना था ना, ये लो जोड़ दिया। अब आपको क्या करना है, ऑप्शन में अगर ऐसे डिज़ाइन नहीं बनी हुई है कोई बात नहीं, आप IUPAC नाम लिख के देख लो। जो IUPAC नाम, जिसका IUPAC नाम, आपका IUPAC नाम जिस ऑप्शन के साथ मैच करेगा वो ही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रिएक्शन है भाई, इसको बोलते हैं कोरे हाउस संश्लेषण। क्लियर है। एक दो रिएक्शन और देखते हैं, है ना, अभी दिमाग में आ रही है तो वो करना ज़रूरी है। अगली जो रिएक्शन बता रहा हूँ इससे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कोरे हाउस संश्लेषण हमने देख ही लिया है। अब जो रिएक्शन है भाई उसका, अभी मैंने आपको एक ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बताया था ना, तो बिल्कुल ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से हम एल्केन बनाने जा रहे हैं। ठीक है ना, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से 5वीं रिएक्शन है अपनी शायद, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से भाई देखो, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से क्या बनाएंगे, एल्केन बनाएंगे। कैसे बनाना है ध्यान से देखना, एक लाइन लिख देता हूँ। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक याद रखना पड़ेगा, RMgX। इसका IUPAC नाम क्या होता है, IUPAC नाम होता है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, IUPAC नाम इसका हो गया। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की अभिक्रिया सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिकों से करवाने पर हाइड्रोकार्बन प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, ये तो अपनी लाइन हो गई। अब इसका मतलब क्या है, ये ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ठीक है, सक्रिय हाइड्रोजन युक्त यौगिक, भाई एक ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास फोन हो, यानी एक ऐसा हाइड्रोजन जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे ज़्यादा विद्युतऋणी परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसको सक्रिय हाइड्रोजन बोलेंगे। ठीक है, तो भाई ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन मान लो मैंने इस तरीके के कंपाउंड के साथ करवा दी। ये वाला H जो है वो एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव H है, या फिर इसको अम्लीय हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड के साथ करवा दी। अब Z क्या हो सकता है, Z फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसा कोई परमाणु हो सकता है, या इसके अलावा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन भी हो सकता है इनमें से, क्योंकि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की भी विद्युतऋणता क्या होती है भाई, बहुत ज़्यादा होती है। तो इनमें से Z कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, अभी एग्जाम्पल देख लेंगे। भाई देखो जरा, ये ज़्यादा विद्युतऋणी है तो इस पर ये बंध के इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ ये कार्ब धात्विक यौगिक है भैया, कार्ब धात्विक यौगिक में धातु पर पॉजिटिव आएगा, इस कार्बन पर अल्काइल ग्रुप पर नेगेटिव आएगा। प्लस माइनस करना है, इस माइनस को इस प्लस से जोड़ना है, तो RH बोले तो हाइड्रोकार्बन बनेगा। और हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या बनता है उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी लिख देता हूँ भाई, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो अपने पास साथ में बनेगा भाई Mgx, तो पहले से जुड़ा हुआ है, Z और आके जुड़ जाएगा। ये रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई। कैसे, ध्यान से देखना जरा, कि जैसे CH3MgBr, इसका मैंने IUPAC नाम क्या बताया आपको, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो इसका IUPAC नाम, ये एल्काइल ग्रुप का नाम क्या है, CH3 का नाम मिथाइल मैग्नीशियम, Br आ गया तो ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, नाम भी लिख के दे सकता है। ठीक है, तो देखना जरा, रिएक्शन आपने करवा दी, जैसे मान लो H2O के साथ,
ठीक है। अब H2O का क्या सीन है भाई, H2O बोले तो इसको मैं H2O HOH नहीं बोल सकता हूँ, यानी ये तो हो गया भाई एक्टिव हाइड्रोजन। देखना जरा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन। ये क्या है, ये Z हो गया, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, CH3 और ये H को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा भाई अपने पास, CH4 बन जाएगा। साथ में क्या MgBr पहले से था, OH और मैग्नीशियम से जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन वाले किसी भी कंपाउंड के साथ करवा दो, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। कुछ और एग्जाम्पल इसके हम देखने जा रहे हैं, ये आप नोट कर लें, बड़ी ध्यान से नोट करना भाई। हाँ भैया देखें, देखना एक सिंपल सा काम है, एक सिंपल सा फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। MgX, R कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है ना। इसकी रिएक्शन किस किस कंपाउंड के साथ करवाऊंगा भाई, रिएक्शन H2O के साथ करवा दो। H2O का मतलब HOH हो गया एक तरीके से। रिएक्शन आप इसकी जो है वो D2O के साथ करवा दो, है ना। हाइड्रोजन D क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का समस्थानिक है, तो उससे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, D और OD आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिएक्शन बिल्कुल वैसे ही होगी हाइड्रोजन के जैसी। रिएक्शन आप ROH के साथ करवा दो, एल्कोहल के साथ करवा दो। रिएक्शन जो है वो आप करवा दो भाई RNH2 के साथ। रिएक्शन जो है वो आप करवा दो भाई RNHR के साथ। R कुछ भी हो सकता है भाई साहब, R कुछ भी हो सकता है। देखना इन सब में प्रोडक्ट क्या बनेगा, बहुत ही आसान सा काम है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। रिएक्शन आप करवा दो RCOOH के साथ, रिएक्शन भाई आप करवा दो RCONH2 के साथ, एमाइड हो गया। रिएक्शन भाई आप करवा दो इसकी R या अमोनिया के साथ, NH3 के साथ रिएक्शन करवा दो। रिएक्शन आप करवा दो भाई इसकी किसी टर्मिनल एल्काइन के साथ। टर्मिनल एल्काइन का मतलब ऐसी एक एल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन दो प्रकार की होती है, एल्कीन या एल्काइन दो प्रकार की होती है। एक तो जिनमें डबल बॉन्ड जो है वो किनारे पर होता है, लास्ट में या पहले नंबर कार्बन पर होता है, उनको टर्मिनल बोलते हैं, उनके लिए टर्मिनल वर्ड काम में लेते हैं। और जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बीच में होता है, उनके लिए इंटरनल काम में लेते हैं। इनमें से किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवा दो। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और कॉमन चीज़ क्या है कि सब में एक्टिव हाइड्रोजन। भाई देखना जरा कि भाई ऑक्सीजन पर नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन पर नेगेटिव, ड्यूटेरियम पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव। ये वाला जो एक हाइड्रोजन होगा ना RNH2 का, क्योंकि ये फोन है भाई, जिस हाइड्रोजन के पास फोन होगा, जो हाइड्रोजन ज़्यादा विद्युतऋणी परमाणु से जुड़ा होगा ना, वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन करेगा। तो इस पर नाइट्रोजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ये वाला हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, इस नाइट्रोजन पर नेगेटिव, यहाँ एक हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, यहाँ पर भी सेम, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। यानी सब में जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक नेचर का है, और ये अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैग्नीशियम पर पॉजिटिव और R पर नेगेटिव। क्लियर है। अब देखना जरा, रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा भाई, R माइनस H प्लस क्या बना, RH, खत्म। R माइनस D प्लस क्या बना, RD, खत्म। R माइनस यहाँ H प्लस क्या बना, RH, R माइनस ये H प्लस RH, R माइनस ये H प्लस RH, R माइनस ये H प्लस RH, R माइनस ये वाला H प्लस यहाँ से RH, R माइनस यहाँ से H प्लस क्या बना, RH, R माइनस यहाँ से H प्लस क्या बना, RH। सब में प्रोडक्ट क्या बन रहा है, सेम ही बन रहा है। साइड प्रोडक्ट क्या बनता है भैया, उससे मतलब नहीं है। यहाँ साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो MgX पहले से था, पीछे क्या बच गया, OH जोड़ दो, खत्म बात। MgX पहले से था, यहाँ पर भी MgX तो सब में पहले से है, MgX पहले से है, MgX पहले से है, यहाँ पर साथ में क्या बचा, पीछे OD बचा, जोड़ दो। यहाँ पर देखो जरा, पीछे H प्लस गया, पीछे क्या बचा, OR बचा, जोड़ दो OR। यहाँ पर देखो जरा, पीछे क्या बचा, H गया, पीछे NHR बचा, तो जोड़ दो NHR। यहाँ पर भी देखो जरा, पीछे क्या बचा, H गया, NRR, तो N और ये RR। सब में ऐसे ही जोड़ते जाओ। इन सब से, साइड प्रोडक्ट से भाई मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। बस ये प्रोडक्ट जो है ना, ये प्रोडक्ट ये समझ में आना चाहिए। एल्कीन, वापस से सुन लो, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन किसी भी कंपाउंड के साथ करवा दो जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो,
प्रोडक्ट क्या बनेगा रे, हाइड्रोकार्बन बनेगा। समझ गए बात को? मैं 2-4 एग्जाम्पल 2-4 रिएक्शंस लिख रहा हूँ, उनमें आपको प्रोडक्ट बताना है, बता देना है। इसको मिटा रहा हूँ। हाँ भैया, देखना जरा, चेक करो भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको केवल हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन बन रहा है ना, केवल उसके बारे में बताना है, ठीक है ना। देखो ज़रा, ये कुछ रिएक्शंस है, इनमें हमें प्रोडक्ट बताना है। चेक करते हैं भाई, केवल एसिड बेस रिएक्शन करवानी है। एक तरीके से ये जो रिएक्शन हो रही है ना ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ, ये एसिड बेस रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। भाई देखो ज़रा, ये एक्टिव हाइड्रोजन H+O-, ठीक है, यहाँ पर ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर Mg पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, यानी इस नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन को जोड़ना है। ये लो जी, यहाँ हाइड्रोजन जोड़ना है, ये एल्केन बनेगा। ठीक है, आप चाहो तो हाइड्रोजन को इंडिकेट कर सकते हो, चाहो तो नहीं भी कर सकते। यहाँ पर नेगेटिव, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, यानी इस CH3 और इस हाइड्रोजन को जोड़ना है, क्या बनेगा, CH4 बनेगा। साथ में Mg आपको होगी, सर ये वाला कहाँ गया सब कुछ, भाई ये साइड प्रोडक्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है, हाइड्रोकार्बन से मतलब है मेरे को। भाई यहाँ चेक करते हैं, भाई देखना ज़रा, यहाँ पर मैग्नीशियम पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, और भाई नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और नाइट्रोजन पर एक्टिव हाइड्रोजन है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से एक हाइड्रोजन उठाओ, इस कार्बन पर चिपकाओ, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो, इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन, ये लो जोड़ दिया, खत्म बात। यहाँ पर चेक करते हैं, भाई देखो ज़रा, ये H पॉजिटिव, पीछे कार्बन पर नेगेटिव, और इस कार्बन पर, यहाँ मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखना ज़रा, कि यहाँ इस हाइड्रोजन को मेरे को इस कार्बन से जोड़ना है, प्रोडक्ट जो है ये प्रोडक्ट बनेगा, खत्म बात। क्लियर है भाई? यहाँ चेक करते हैं, यहाँ इस कार्बन पर नेगेटिव, हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है भाई। ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की भी विद्युतता ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन माना जाता है। और यहाँ पर देखो, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव, इस कार्बन पर नेगेटिव, यानी इस नेगेटिवली चार्ज कार्बन पर ये वाला हाइड्रोजन ला के जोड़ना है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, और ये CH2, एक हाइड्रोजन और आ गया तो CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है बात? तो भाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे ना, तो हमेशा, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक की रिएक्शन किसी भी एक्टिव हाइड्रोजन वाले कंपाउंड के साथ करवाओगे, क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। मेरी बात शायद समझ में आ गई हो, ठीक है। तो भाई ये हमारे पास कुछ एल्केन बनाने की विधियाँ हैं, ठीक है ना, जो हमने देख ली। एक आधी विधि और बची है जो हम कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कल हम एल्केन बनाने की विधि कंप्लीट हो चुकी है। कल हम भाई एल्केन के जो रासायनिक गुण है वो स्टार्ट कर देंगे। रासायनिक गुणों का मतलब एल्केन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट बनाएगी, तो ये कल की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें या इससे पहले की किसी भी क्लास में आपको कोई भी डाउट रहा हो, बिल्कुल आप मेरे को मैसेज करें, व्हाट्सएप करें, हम आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।